हेलो ऑल ऑफ यू। अब आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस चैप्टर में हम इंटरप्रिटेशन के पॉइंट्स देखेंगे। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग आउट द इंटेंट ऑफ द पर्सन हु हैज रिटन समथिंग। तो जैसे अपन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज पढ़ते हैं, लॉज अपनी पार्लियामेंट बनाता है, तो पार्लियामेंट किस इंटेंशन से लॉ बनाता है, यानी कि सेक्शन के पीछे इंटेंशन क्या है वो हम जज करते हैं। और उसके बहुत सारे रूल्स है जो अपन ने कॉर्पोरेट लॉज में पढ़े हैं, है ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स याद है आपको? चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब मैं पढ़ाता था लॉ, आजकल तो बंद कर दिया है, तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक था, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब वही चीज, वही इंटरप्रिटेशन जो है वो हम ट्रीटीज में कैसे करना। जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स है, जो ट्रीटीज होते हैं, जो कन्वेंशंस होते हैं, उसमें इंटरप्रिटेशन कैसे होता है वो अपन स्टडी करेंगे। तो यहां पे थोड़ा डिफरेंट है इन द सेंस कि अपन पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। कोर्ट्स भी यही कहते हैं कि जो रूल्स अपन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के अंदर लगाते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि लॉ एक बहुत स्ट्रिक्ट होता है, पार्लियामेंट बैठ के लॉ बनाती है, लॉ मेकर्स होते हैं। लेकिन ट्रीटीज क्या है कि पॉलिटिकल विल के ऊपर बनती है। इट इज मोर बेस्ड अपॉन पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स, द इंटरनेशनल ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड दिस एंड दैट। वो सब एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके, नॉट जस्ट टैक्स but all the other aspects are considered to make a double taxation avoidance agreement or the international agreements you can say and conventions. तो यहां पे बहुत सारा पॉलिटिकल विल जो है वो इन्वॉल्व होता है, इसलिए यहां पर हम स्ट्रिक्ट जो गाइडलाइंस होते हैं इंटरप्रिटेशन के, जो अपन लॉ के इंटरप्रिटेशन में लगाते हैं, वो यहां नहीं लगा सकते। यहां हमें लिबरल इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, नॉट वेरी स्ट्रिक्ट बट ऑन अ लिबरल लेवल। तो वो किस तरह से करते हैं, क्या क्या रूल्स है यहां पर जो हम यूज करेंगे इंटरप्रिटेशन में, वो इस चैप्टर में हमको स्टडी करना है। सो दैट इज द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर। वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। और मार्क्स आप पूछोगे तो वही एक आध दो क्वेश्चन 5-7 मार्क्स तक इस पे वेटेज रह सकता है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स। तो देखो, पहले तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है, ये तो समझने के लिए रहता है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। कि आर्टिकल 38(1) ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रोवाइड्स दैट द कोर्ट शैल अप्लाई द फॉलोइंग इन डिसाइडिंग ऑन अ पर्टिकुलर मैटर। इंटरनेशनल कन्वेंशंस, जनरल और पर्टिकुलर। एक जनरल कन्वेंशंस भी होते हैं जो सब कंट्रीज मिला के बनाती है ऑन अ जनरल स्केल, और एक पर्टिकुलर होता है, पर्टिकुलर कोई टॉपिक को लेकर के कोई कन्वेंशन बनता है, which establishes rules expressly recognized by the contesting states। यानी जो दोनों कंटेस्टिंग स्टेट्स है जिसमें झगड़ा है, तो वो दोनों जिसको एग्री करते हैं, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन को एग्री करते हैं, उसको आप यूज कर सकते हो। देन इंटरनेशनल कस्टम्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत डिटेल में हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। एज एविडेंस ऑफ जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एज लॉ। कस्टम्स लॉ जो होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कस्टम्स लॉ यानी वो कस्टम्स एक्ट नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं। कस्टम यानी ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस यानी समथिंग विच इज कैरीड ऑन, समथिंग विच इज प्रैक्टिस्ड, समथिंग विच इज एक्सेप्टेड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टर्म। सालों से जो प्रथा चलती आ रही होती है, हिंदी में वर्ड है प्रथा, उसको कहते हैं कस्टम। तो जो चीज सालों से चलती आ रही है, सालों से एक्सेप्टेड है, दोनों कंट्री उसको एक्सेप्ट करती है, उसको कस्टम कहते हैं। तो ये कस्टम्स को भी यूज करते हैं फॉर डिसाइडिंग द डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। देन जनरल प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने पूरे दुनिया के अपने नेशंस है, तो उनके बीच में किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, किस तरह से ट्रेड होता है, किस तरह से मैटर्स को रिजॉल्व किया जाता है, कौन सी चीज एक्सेप्टेबल होती है, कौन सी चीजें नॉन एक्सेप्टेबल होती है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। जनरल प्रिंसिपल्स एंड जुडिशियल डिसीजंस एंड टीचिंग्स ऑफ हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट्स ऑफ वेरियस नेशंस एज सब्सिडियरी मीन्स
फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ। इसको सब्सिडियरी लेंगे, प्राइमरी एंड सब्सिडियरी। तो जो डिफरेंट ऑथर्स है, जो वर्ल्ड फेमस ऑथर्स होते हैं, उनके कमेंट्रीज होते हैं, उनके रिसर्च पेपर्स होते हैं, तो उसको भी हम मद्देनजर रखेंगे। एंड ऑफ कोर्स जुडिशियल डिसीजंस, जो दूसरे कंट्रीज में भी अगर डिसीजंस हुए तो उसको भी अपन मद्देनजर रखेंगे। Then success of any law depends upon the manner in which it is interpreted and administered. In order to interpret the law, one needs to understand the philosophy of law. This is because it is this philosophy which has been kept in mind at the time of passing any law. Law बनाते वक्त एक philosophy के ऊपर बनता है ना, एक philosophy यानी एक object जिसको मद्देनजर रखते हुए अपन law बनाते हैं। एक चीज जो हमें अचीव करनी है, तो वो उसको philosophy कहते हैं। The object of the law, say any law in a country, or at the time of forming an agreement between the two countries on a particular aspect. This gives rise to principles of public international law. Example, UN principles on business and human rights. जैसे human rights के ऊपर UN के principles, तो वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है। कोई भी कंट्री अगर उसको वायोलेट करेगी तो उसमें एक्शन लिया जा सकता है। फिर यूनाइटेड नेशंस उसमें एम्बागोज लगाती है, जैसे अभी नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में है, बिकॉज दे आर टेस्टिंग द न्यूक्लियर वॉरफेयर एंड दैट इज गोइंग टू डिस्टेबलाइज द होल एनवायरमेंट, security environment. Then tax has been a consequence of of business for several hundreds of years. Some of the principles would definitely have their bearing on the manner in which the law is passed. International tax law has evolved so that conflict of national interests can be resolved. Double taxation being the primary issue. Double taxation भी है and tax avoidance, दोनों hand in hand चलते हैं। एक तरफ के एक इनकम को दो कंट्री में टैक्स नहीं होना चाहिए, C1 एंड C2, तो इसके लिए डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स होते हैं। और एक होता है अवॉइडेंस को रोकने के लिए, तो अवॉइडेंस को भी रोका जाता है कि यू शुड नॉट अवॉइड टैक्स टोटली। टैक्स ट्रीटीज और टैक्स शॉपिंग, ट्रीटी शॉपिंग, वो सब हम डिस्कस करेंगे अभी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टैक्स अवॉइडेंस के लिए यहाँ से वहाँ मल्टीपल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बिजनेस के, इसकी सब्सिडरी वहाँ, उसकी सब्सिडरी वहाँ, उसकी सब्सिडरी वहाँ, और इनकम को इधर उधर शिफ्ट करते रहते हैं सो दैट दे पे द लीस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स और नो टैक्स। तो जो टैक्स अवॉइडेंस है उसको भी रोकना है और डबल टैक्सेशन हो रहा है उसको भी रोकना है। तो एक तरफ अवॉइडेंस को भी रोकना है, एक तरफ डबल टैक्सेशन को भी रोकना है। तो इस तरह से एग्रीमेंट्स बनते हैं। Then international tax laws originates from the following: multilateral international agreements. देखो इंटरनेशनल टैक्स लॉ किस किस को कहेंगे ने, वो व्हाट ऑल कंप्राइजेज इन इंटरनेशनल टैक्स लॉ। तो एक तरफ है मल्टीलेटरल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज, ये अपन काफी डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। तो वियना कन्वेंशन है। देन डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स होते हैं which may be comprehensive or otherwise. comprehensive एक होते हैं, एक लिमिटेड भी होते हैं। comprehensive यानी सब सारी इनकम्स को कवर करते हैं, लिमिटेड यानी कुछ कुछ इनकम्स को कवर करते हैं। तो DTAs है। It is to be noted that along with the DTA it is the protocols, memorandum of understanding and exchange of information etc. forming part of DTA which enables interpretation of DTA. तो DTA जो लिखा जाता है एक्चुअल एग्रीमेंट वो तो है ही, उसके साथ साथ में बाकी भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे प्रोटोकॉल्स, अपन बाद में पढ़ेंगे, डिटेल में आएंगे ये। तो कैसे कि भाई जब एग्रीमेंट बन रहा था तो दोनों पार्टीज मिलके बैठे थे, वो कंट्री के मिनिस्टर लोग, अपने कंट्री के मिनिस्टर लोग एंड निगोशिएटर्स जिनको हम कहते हैं, तो वो बैठे होंगे, उन्होंने कुछ डिस्कशंस किए होंगे, कोई पॉइंट्स को लेकर के उनमें डिबेट हुआ होगा, डिस्कशन हुआ होगा, तो वो सब नोट डाउन किया जाता है कि क्या पॉइंट आया था, कैसे नोट डाउन किया हमने, हमारे कंटेंशन क्या थे, उस कंट्री के कंटेंशन क्या थे, फिर किस प्रीमाइस पे हम रीच हुए, कंक्लूजन कैसे निकाला गया। तो ये सब चीजें प्रोटोकॉल्स बनती। तो जब भी कोई टॉपिक को इंटरप्रेट करने की बात आती है कि भाई फलाने आर्टिकल में ऐसे को लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, तो उसके पीछे फिर हम जाके देखते हैं कि जब ये आर्टिकल बना था
तो उन्होंने क्या पर्पस से इसको बनाया था, क्या सोच थी उस वक्त इसको बनाने के पीछे, और वो सोच अपने को कहां समझ में आएंगी, वो पूरा जो डिस्कशन हुआ है। तो सारे प्रोटोकॉल्स, फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए होंगे कुछ, कि हम ये छोड़ देंगे, आप वो छोड़ दो, हम ये करेंगे, आप ये करो, दोनों पार्टीज के बीच में। फिर इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज हुई है दोनों के बीच में, और जो होती रहती है फ्रॉम टाइम एंड अगेन कंटिन्यूस। डीटीए कभी भी डेड नहीं होते, ये लाइव एग्रीमेंट्स होते हैं, लिविंग एग्रीमेंट्स, क्योंकि सर्कमस्टांसेस बदलते रहते हैं, बिजनेस के नेचर बदलते रहते हैं। पुराने जमाने में फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वगैरह होता है, फिजिकल बिजनेस, अब ई कॉमर्स आ गया है, तो उसके लिए नई नई चीजें आती रहती है, इंफॉर्मेशन का फ्लो होते रहता है। तो ये सब चीजें जो है उसको भी साथ में लिया जाता है along with the actual script of the DTA. Then customary international law, फिर से वही आया कस्टम, जो कस्टम्स फॉलो होते हैं, that is called as custom law, and general principles of law. For example, principles of law recognized by civilized nations in their national league systems, customary law and judicial decisions, and the practices of international organizations. Customary international law is the aspect of international law that derives from customs and conventions. कि लोगों की कस्टम क्या है, how the countries deal with one another, how the businesses take place, पहले जमाने से कैसे होते आ रहे हैं, और कौन उसको टैक्स लगा रहा है, ये सब को भी कंसिडर किया जाता है इंटरप्रिटेशन के अंदर. Along with general principles of law and treaties, custom is considered by the International Court of Justice, jurists, the United Nations and its member states to be among the primary sources of international law. तो कस्टम को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है. The vast majority of the world's governments accept in principle the existence of customary international law, although there are many differing opinions as to what rules are contained therein. Difference of views होते ही हर जगह, लेकिन ओवरऑल कस्टम को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है. और कस्टम जैसे मैंने पहले भी समझाया क्या होते हैं, ट्रेडिशंस, जो ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं सालों के से, जो चलते आ रहे हैं, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको प्रैक्टिस किया जाता है, दैट बिकम्स कस्टम लॉ. जैसे दुनिया में सालों से ट्रेडिंग कैसे हो रहा है, कौन टैक्स लगाता है, राजाओं के जमाने से हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पहले क्या होता था, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, रिसेंटली क्या हो रहा है, दिस ऑल बिकम्स पार्ट ऑफ कस्टम्स. देन डबल टैक्सेशन एंड कनेक्टिंग फैक्टर्स, एक टॉपिक है छोटा सा, दो चार पहले टॉपिक्स है, एंड देन वील एक्चुअली सी द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. वियना कन्वेंशन के क्या सेट रूल्स है वो एक देखेंगे, और डीटीए के अंदर भी फिर इंटरप्रिटेशन के क्या रूल्स होते हैं वो भी अपन पढ़ेंगे. तो देखो, डबल टैक्सेशन एंड कनेक्टिंग फैक्टर्स. द टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन एंटिटी इन एनी कंट्री डिपेंड्स अपॉन टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स. ये तो अपन बहुत समय से भी पढ़ते आ रहे हैं, आपको मालूम ही है. एक रेसिडेंस और एक सोर्स, दो चीजों पे टैक्सेबिलिटी डिसाइड होती है ना. वेरी गुड. तो वही पहले इंट्रोडक्शन में दिया है, ऑन टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, नेमली वेदर इट इज डूइंग बिजनेस विद दैट कंट्री. अच्छा, यहाँ पे और दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखो, दो वर्ड्स को अपन लाइन करो, विथ और इन. वेरी इंटरेस्टिंग 2 पॉइंट, पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं. देखो मैं आपको, बहुत सिंपल है. और रेसिडेंस एंड सोर्स रूल, ये तो आपको समझ में ही आ गया है, पहले लेक्चर से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. तो एक होती है जहां पे आप रेसिडेंट हो, एक वो कंट्री है जहां आपका सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड है. करेक्ट. अब देखो, विथ और इन में कैसे डिफरेंस होता है, और ये समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है. डीलिंग विथ अ कंट्री एंड डीलिंग इन अ कंट्री, ये दो बहुत अलग चीज है. तब देखो मैं आपको समझा. मैं इंडिया से बैठ के प्रोडक्शन करता हूं, क्या बनाता हूं, चलो कोई भी एक चीज ले लो एग्जांपल में, रसगुल्ले बनाते हैं अपन. रसगुल्ले. और झूठ नहीं बोल रहा मैं, मजाक भी नहीं कर रहा. अपने यहां पे नागपुर में एक कंपनी है हल्दीराम्स, सबने सुना होगा. इसके अक्रॉस इंडिया तो बहुत सारे शॉप्स है. दे ऑल्सो एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड. बहुत सारी जगह पे एक्सपोर्ट होता है.
तो हमने यहां प्रोडक्शन किया रसगुल्ला और उसको एक्सपोर्ट कर दिया, दुनिया के कई सारे कंट्रीज में हमने एक्सपोर्ट किया, तो हमारे प्रोडक्ट फिर वहां भी बिक रहे हैं, हमको वहां से भी अर्निंग हो रही है। आई एम एक्सपोर्टिंग द गुड्स एंड आई एम रिसीविंग द मनी इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स में पैसा मिलता है। तो मान लो कि मैंने एक्सपोर्ट किया यूएस, तो क्या हम यूएस में बिजनेस कर रहे हैं कि यूएस के साथ बिजनेस कर रहे हैं? विथ और इन। विथ यानी मैं यहां बैठा हूं, मैं उन लोगों के साथ बिजनेस कर रहा हूं। इन यानी मैं वहां जाके खुद बिजनेस कर रहा हूं। ये डिफरेंस विथ और इन में। तो अगर हम विथ बिजनेस करते हैं ना, एक्सपोर्ट बिजनेस, सो आई एम डीलिंग विथ हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज, बट एम आई अर्निंग इनकम इन देयर कंट्रीज? नो, आई एम अर्निंग फ्रॉम बट नॉट इन। तो मेरी एक्सपोर्ट से जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में टैक्सेबल है। माई इनकम, माई रेसिडेंस एंड माई सोर्स बोथ are only and only in India, not anywhere else. तो बाकी कोई भी कंट्री मुझ पर इनकम टैक्स नहीं लगा सकती। लेकिन अब देखो, मैं अगर एक्सपोर्ट करता हूं, अभी उन लोगों को, वहां के जो बायर्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर रहा था, अब मैंने सोचा कि मैं खुद का ब्रांच सेटअप कर देता हूं ये सारी कंट्रीज में। तो मैं गया और मेरे खुद के ऑफिसेज, मेरे खुद के ब्रांच, मेरे खुद के शोरूम्स, मेरे खुद के सेल्स डिपो, शॉप, एस्टैब्लिशमेंट्स, जो भी नाम लो, ऑफिसेज, ब्रांचेस, डिपोज, ये हमने खोल दिए। और वहां वो ब्रांच, वो डिपो, वो सेल्स ऑफिस जो है उसको हम ही मैनेज कर रहे हैं, हम खुद उसको चला रहे हैं वहां। सो नाउ आई एम एक्सपोर्टिंग नॉट टू अदर्स, आई एम एक्सपोर्टिंग टू माई सेल्फ in that country, and then I sell from that country, from the soil of that country. यूएस में, न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन पे हमने ऑफिस खोल दिया और फिर वहां से हम बिजनेस करेंगे। सो व्हाट हैपेंस? आई एम डूइंग बिजनेस इन यूनाइटेड स्टेट्स, नॉट विथ यूनाइटेड स्टेट्स, बट नाउ इट बिकम्स इन। तो जब हम खुद के ऑफिसेज वहां खोल देते हैं, जिसको अपन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, पढ़ा था अपन ने, तो फिर अपना बिजनेस इन यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, इन रशिया हो गया, इन स्विट्जरलैंड हो गया, इन जिम्बाब्वे हो गया, इन न्यूजीलैंड हो गया। तो फिर ये जो देश है ये हमारी इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि अपना सोर्स ऑफ इनकम उनके कंट्री में एस्टैब्लिश हो गया है। सो नाउ कम्स द डबल टैक्सेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है दो, विथ एंड इन। विथ में डबल टैक्सेशन नहीं होता, दैट कंट्री कैन नॉट टैक्स आवर इनकम बिकॉज माई सोर्स इज नॉट इन देयर कंट्री, आई एम डूइंग बिजनेस विथ देम। बट इफ आई एम डूइंग बिजनेस इन देयर कंट्री, then yes, my source of income is in that country. Then double taxation arises. तो वो एक्सप्लेन किया देखो। Internationally, the term used to determine the jurisdiction for taxation is connecting factors. There are two types of connecting factors, namely residence and source. It means a company can be subject to tax either on its residence link or the source link with a country. Broadly, if a company is doing business with another country, that is host and source country, then it would be subject to tax in its home country alone. इंडिया में अपन टैक्सेबल है अगर अपन सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम उनके कंट्री में बिजनेस नहीं कर रहे ना, हम तो यहां से बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारा सोर्स तो इंडिया में ही है, बेस्ड ऑन इट्स रेसिडेंस लिंक. However, if a company is doing business in a host or source country, then besides being taxed in the home country, that is India, on the basis of residence link, it will also be taxed in the host country on the basis of source link. Yeah, समझे? Very good. So it can be reverse also. एक US का कंपनी है, वो अगर इंडिया के साथ बिजनेस करे, यानी वहां से कुछ एक्सपोर्ट कर दे, एक इंडियन इंपोर्टर को कुछ बेच रहा है, तो फिर उनको इंडिया में टैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सोर्स इंडिया में नहीं है, उनका बिजनेस इंडिया के साथ है, इंडिया में नहीं है, सो दे विल नॉट बी टैक्स इन इंडिया.
लेकिन अगर वही यूज कंपनी इंडिया में आके एक ऑफिस खोल ले और यहां से बिजनेस करे, सो देन देयर सोर्स इज इन इंडिया। तो सोर्स के बेसिस पे इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स लगा सकता है और यूएस गवर्नमेंट बोलेगा कि आप हमारे यहां रेसिडेंट है तो हम भी टैक्स लगाएंगे। फिर आगे jurisdictional double taxation. Accordingly, when source rules overlap, जब ये overlap करते हैं, double taxation may arise. That is, tax is imposed by two or more countries as per their domestic laws in respect of the same transaction. Income arises or is deemed to arise in their respective jurisdictions. This is known as jurisdictional double taxation. In order to avoid such double taxation, a company can invoke provisions of double taxation avoidance agreements, also known as tax treaty or double tax conventions. DTC भी कहते हैं उसको या DTA भी कहते हैं. Normally we call it as DTA with the host country. Or in the absence of such an agreement, an Indian company can invoke provisions of section 91. ये पढ़ा था अपन ने. 91 is unilateral relief. पढ़ा था ना, याद है आपको? Yes. Providing unilateral relief in the event of double taxation. तो अगर डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है तो उसके प्रोविजंस को आप इन्वोक करो, इन्वोक यानी लगाओ और बेनिफिट लो, और अगर नहीं है तो आप यूनिलैटरल रिलीफ क्लेम कर सकते हो सेक्शन 91 के अंदर। फिर एक टॉपिक दिया है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन हैपेंस व्हेन द सेम ट्रांजैक्शन और आइटम ऑफ इनकम और कैपिटल is taxed in two or more states but in hands of different persons because of lack of subject identity. यहां क्या होता है कि कंपनी अलग अलग है और उसमें डबल टैक्सेशन होता है, यानी एक इनकम है वो दो लोगों के हाथ में टैक्स करते हैं। टू पीपल विल बी टैक्स इन टू कंट्रीज फॉर द सेम इनकम ऑन डीमिंग फिक्शंस। ये अलग अलग कंट्री के लोकल लॉज क्या करते हैं, डीमिंग फिक्शन लगाते हैं। जैसे अपन ने कहा कि भाई आपकी होल्डिंग कंपनी इंडिया में है और आपने एक सब्सिडियरी फॉरेन कंपनी में खोल ली, तो उसकी इनकम को होल्डिंग कंपनी की इनकम मान लेंगे और उसको टैक्स लगा देंगे, और वहां वो बोलेंगे कि भैया कंपनी हमारे यहाँ है तो हम भी टैक्स लगाएंगे। तो सब्सिडियरी के हाथ में भी टैक्स लग गया उसी इनकम पे और होल्डिंग कंपनी के हाथ में भी टैक्स लग गया उसी इनकम पे। डीमिंग फिक्शंस, जैसे अपन ने एग्जांपल देखा था क्लबिंग ऑफ इनकम इज अ डीमिंग फिक्शन। तो एक आदमी उस कंट्री में, एक आदमी यहाँ है और लॉ डीम कर रहा है कि उसकी इनकम यहाँ है, इस आदमी की है, तो अपनी कंट्री ने भी टैक्स लगा दिया और वो कंट्री बोलेगा भैया ये आदमी की इनकम यहां हो रही है तो हम भी टैक्स लगा देंगे। तो ऐसे भी होता है डबल टैक्सेशन, तो उसको इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन कहते हैं। या जैसे अपन ने कुछ प्रोविजंस देखे कि डिडक्शंस को डिसअलाउ करेंगे, एक है ना, डिडक्शंस विल बी डिसअलाउड। तो जो सेलर है उसके हाथ में तो इनकम आई रही है, टैक्सेबल हो गई, और बायर को डिडक्शन अगर डिसअलाउ कर दिया तो वो इनकम उसके हाथ में भी टैक्सेबल हो गई, यानी अमाउंट वही है, दो लोगों के हाथ में टैक्स हो रहा है। Then other important concepts. The concept of source and residence prevailing in a majority of countries is the root cause of double taxation. Root cause तो यही है, source and residence. Hence, there is a need to have tax treaties in force. In addition to allocating the taxing rights, अब देखो यहाँ पे एक और important concept समझना है। ये डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट जो बनते हैं, बाद में फिर इसको डिटेल में भी दिया है कि ये ट्रीटीज जो है ये टैक्स इंपोज नहीं कर सकते। याद रखो, ट्रीटीज डोंट इंपोज टैक्स, ट्रीटीज आर नॉट लॉज फॉर इंपोजिशन ऑफ टैक्स। याद रखो, ट्रीटीज ओनली एलोकेट द टैक्स। टैक्स जो इंपोज होगा वो तो लोकल लॉ में होगा, जैसे अपने यहाँ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 उसमें टैक्स इंपोज होता है, अपन इंपोज कर रहे हैं, उस कंट्री का अपना लॉ होगा जो टैक्स को इंपोज कर रहा है। अब लेकिन जहां दोनों इंपोज कर रहे हैं तो ये टैक्सिंग एग्रीमेंट्स या ट्रीटीज जो होते हैं वो सिर्फ राइट्स को एलोकेट कर रहे हैं कि इस इनकम को आप लोग टैक्स कर देना, ये इनकम को हम लोग टैक्स कर देंगे। सो ट्रीटी इज नथिंग बट एलोकेशन और यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट टू टैक्स। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ट्रीटी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ राइट्स टू टैक्स एंड इनकम। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट।
तो देखो उसमें लिखा है इन एडिशन टू एलोकेटिंग द टैक्सिंग राइट्स and elimination of double taxation, there are various other important considerations as mentioned below. ट्रीटी में बाकी चीजें भी होती है, तो बाकी चीजें भी क्या होती है वो भी देखते हैं अपन. तो मेन चीज क्या होती है? एलोकेशन ऑफ राइट्स. अब उसके अलावा क्या क्या होता है वो भी देखो. इंश्योरिंग नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स. ये एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें. जैसे अपने यहाँ रेसिडेंट आदमी है, फारूक का रेसिडेंट इंडिया का, और वो इनकम कमा रहा है, टैक्सेबल. और अगर कोई नॉन रेसिडेंट आके इंडिया में वही इनकम कमाए तो नॉन टैक्सेबल. तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना. रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, कि एक आदमी जो इंडिया का रेसिडेंट है उसकी इनकम को आप टैक्स कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन फॉरेनर की वही इनकम इंडिया में है तो आप उसको टैक्स नहीं कर रहे. बहुत नाइंसाफी, बहुत नाइंसाफी. रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना. तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का एक फंडा ये भी रहता है टू रिमूव दिस डिस्क्रिमिनेशन, यानी टू ब्रिंग नॉन डिस्क्रिमिनेशन. Then resolution of disputes regarding or arising on account of different interpretations of tax treaty by tax partners. तो dispute को resolve करने का भी mechanism agreement के अंदर ही रहता है. Arbitration, etc. etc. उसमें सब definition clauses रहते हैं, और ये भी लिखा रहता है कि अगर ये definition कोई चीज़ की नहीं दी है और misconception arise हुआ तो कैसे उसको resolve करना, सब parameters लिखते हैं हम. Then providing assistance in the collection of fair and legitimate share of tax. Further, in addition to above, there are some other principles which must be considered by countries in their tax systems. Collection of tax अपन ने पढ़ा ना, एग्रीमेंट में रहता है कि हमारे यहाँ का आदमी भाग के आपके यहाँ गया है तो आप कलेक्ट करके टैक्स हमको दो, वो कलेक्शन ऑफ टैक्स इन अ फेयर एंड लेजिटिमेट मैनर. ऐसे नहीं कि दोनों कंट्री लगा रहे टैक्स, डबल टैक्स कर रहे, आदमी को पूरा गला दबा के मार दे रहे, ऐसा नहीं. फेयर एंड लेजिटिमेट टैक्स होना चाहिए. और उसके अलावा देखो कंट्रीज अपने अपने टैक्स सिस्टम में क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए. इक्विटी एंड फेयरनेस. इक्विटी एंड फेयरनेस, इक्विटी यानी कि एक कानून जो सबके लिए बराबर हो, सबके लिए एक जैसा हो. लेकिन ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता. ये लिखने के लिए है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ होता नहीं है. खैर देखो एग्जाम में लिख के आना, इक्विटी एंड फेयरनेस बहुत लंबा चौड़ा प्रिंसिपल है. Same income earned by different taxpayers must be taxed at the same rate regardless of the source of income. जैसे मैंने कहा ना कि फारूक का रेसिडेंट है वो पैसा कमा रहा है, एक नॉन रेसिडेंट भी आके इंडिया में कोचिंग क्लास लेगा सीए का, वो भी पैसा कमाएगा. तो आप यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए कि दोनों को एक जैसा टैक्स लगाना चाहिए. देयर शुड बी नॉट डिस्क्रिमिनेशन. तो उसी का उल्टा वर्ड है इक्विटी एंड फेयरनेस. द न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी. Second point, neutrality factor provides that economic processes should not be affected by external factors such as taxation. Economic processes जो है यानी import export हो गया वगैरह वगैरह जो भी आप बोलो, तो वो टैक्सेशन की वजह से इफेक्ट नहीं होना चाहिए. यानी आप टैक्स लॉज ऐसे मत बनाओ कि आप इकोनॉमी को हर्ट करो. फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक जो अपन प्रिंसिपल्स कहते हैं, फेयर ट्रेड, फ्री ट्रेड. फॉरेन से अगर कोई गुड्स लाके इंडिया में बेचना चाहता है बिल्कुल अलाउड रहना चाहिए बेचना. ऐसा मत करो कि आप यहाँ एग्जॉर्बिटेंट टैक्सेस लगा दो ताकि वो आए ही ना इंडिया में, आ ही ना सके, ऐसा मत करो. हालांकि कस्टम्स में करते हम, देखा ना मैंने, एंटी डंपिंग ड्यूटीज एंड प्रोटेक्टिव ड्यूटीज लगाते हैं टू कर्ब द इंपोर्टेशन, एक्सेसिव इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, टू प्रोटेक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज. लेकिन खैर कम से कम इनकम टैक्स में तो नहीं मत करो, इनडायरेक्ट टैक्स में करते हैं, इनकम टैक्स में तो फेयरनेस होना चाहिए. तो वो भी है न्यूट्रलिटी फैक्टर्स. द बिजनेस शुड बी न्यूट्रल. मैं अपने देश में करूं, मैं वहां जाके करूं, आई शुड नॉट फेस एनी डिस्क्रिमिनेशन. फिर उसमें लिखा है न्यूट्रलिटी इज टू फोल्ड, कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी एंड कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी कॉल्ड एज सिन. तो कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी प्रोवाइड्स दैट बिजनेस डिसीजंस मस्ट नॉट बी अफेक्टेड बाय टैक्स फैक्टर्स between the country of residence and the target country, whereas sin provides that the level of tax imposed on non-residents as well as residents must be similar. तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. जो बाहर से इंडिया बिजनेस करने वाला है उसको भी मालूम होना चाहिए कि मेरे को एग्जॉर्बिटेंट टैक्स नहीं लगाएंगे, और सिन कहता है कि जितना अपन डोमेस्टिक लोगों को लगा रहे उतना ही उन पे भी लगाओ, कम नहीं और ज्यादा भी नहीं.
तो दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. Then promotion of mutual economic relations. Now this is also one of the very important point in DTA. Promotion of mutual economic relations, trade and investments. अपने को अल्टीमेटली पैसा भी तो लाना है इंडिया में. जैसे मैंने वहाँ एक केस आपको समझाया था आज़ादी बचाओ आंदोलन का DTA के अंदर, तो यहाँ पे भी आएगा उसका रेफरेंस. तो उसमें भी यही डिसाइड हुआ कि भाई गवर्नमेंट का पर्पस सिर्फ टैक्स वसूली करना नहीं है DTA के अंदर. To develop economic relations and trade and investment is also one of the major factors. अगर अपन ज्यादा टैक्स लगाएंगे ऑन इम्पोर्ट ऑफ मनी इनटू इंडिया, यानी जो पैसा लाके इंडिया में लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर उनको रिटर्न्स मिलेंगे, तो अगर अपन एक्सॉर्बिटेंट टैक्स लगा देंगे तो वो इनफ्लो ऑफ फंड्स खत्म हो जाएगा. और अगर इनफ्लो नहीं होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा अपना, है ना. तो अपना भी और उस देश का भी. यू कैन से कभी कभी अपने एग्रीमेंट्स अपने से गरीब देशों के साथ भी होते हैं, तो अपन ने ऐसे लॉ नहीं बना देने चाहिए कि हमारे यहां से पैसा उनकी कंट्री में जाके इन्वेस्ट ही ना हो, नहीं तो उस कंट्री का डेवलपमेंट रुक जाएगा. तो वो भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स. इन सम केसेस इट इज ऑब्जर्व्ड दैट अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव. The other objective may be to give impetus to countries' overall economic growth and development. Impetus यानी कि एक धक्का, एक पुश दो for the development of economy. फिर application of tax treaties. Article 2 of Vienna Convention on Law of Treaties 1969 defines treaty as. Treaty का छोटा सा definition दिया. What do you mean by treaty? Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation. एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, कोई मतलब नहीं, एक बार पढ़ के रख देने का है. In home country tax is an obligation while in the host country tax is a cost. अपनी कंट्री में क्या आएगा, ऑब्लिगेशन है. मेरा कंपनी इंडिया का है तो इंडिया में तो मेरा ऑब्लिगेशन है देना, लेकिन मैं जब दूसरी कंट्री में बिजनेस करता हूं जहां मेरा सोर्स सिचुएटेड है, उसको होस्ट कंट्री है, तो वहां मेरे लिए कॉस्ट बन जाता है ना. वहां मेरे लिए कॉस्ट है. कॉस्ट इसलिए देखो, कॉस्ट अपन क्या बोलते हैं जहां अपने को कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलता. भाई मैं यूएस में टैक्स पे करूंगा तो आई एम नॉट गोइंग टू एंजॉय एनी बेनिफिट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स. ना तो मैं वहां रहने वाला हूं, मेरे को कोई सोशल बेनिफिट नहीं है, मेरे को कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं है, एजुकेशन बेनिफिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल आई एम पेइंग टैक्स देयर, सो इट बिकम्स अ कॉस्ट फॉर मी. तो उस एंगल से वो लिखा गया. Therefore, there is a need to achieve efficiency, tax efficiency. Double tax avoidance agreements come into play to mitigate hardship caused by subjecting the same income to double taxation. Tax treaties attempt to eliminate double taxation and try to achieve balance and equity. They aim at sharing of tax revenues by the concerned state on a rational basis. Tax treaties do not always succeed in eliminating double taxation. याद रखो, है तो ये डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए, लेकिन हमेशा डबल टैक्सेशन अवॉइड हो ही जाएगा ये कोई भरोसा नहीं है. बट कंटेन द इंसिडेंस टू अ टॉलरेबल लेवल. यानी दुख खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है. आपने फारूक सर का क्लास लिया तो क्या सोच के लिया कि बस सब इजी हो जाएगा, कि अपन ऐसे ही बस बैठे बैठे 80 मार्क्स लेके आ जाएंगे. अरे नहीं, सीए में ज्वाइन किया है ना तो दुख तो रहेगा. एक लेवल ऑफ पेन जो है जस्ट बाई डूइंग द सीए कोर्स, वो पेन का लेवल तो रहेगा ना. मेरा काम यह है कि उस पेन को टॉलरेबल कर देना. अभी देखो भारी भारी वर्ड्स और क्या क्या लिखा रहता है, ये वैसे बैठ के पढ़ने लगोगे तो हवा नहीं लगेंगी. तो फारूक सर का क्लास आपने लिया तो इससे क्या हो रहा है कि एक टॉलरेबल लेवल में आ रहा है, समझ में आ रहा है, एंड इट इज बिकमिंग ईजियर. लेकिन बिना पढ़े पास हो जाओगे जस्ट बाई टेकिंग फारूक सर क्लास. एक स्टूडेंट एक बार मेरे को मिला, बोलो सर मैं आपका डीवीडी तकिए के नीचे रख के सोता हूं. तकिए के नीचे डीवीडी रख के सो जाएगा तो कुछ हासिल नहीं होगा. उसको लगा टीवी में और पढ़ाई कर, तब कुछ समझ में आएगा. तो ऐसे ऐसे भी आते हैं स्टूडेंट्स. देखो ओके चलो, तो डीटीएस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, लिमिटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव. ये भी मैंने आपको समझाया. लिमिटेड यानी कुछ इनकम्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, सम सोर्सेज ऑफ इनकम, तो उसको लिमिटेड कहते हैं.
कॉम्प्रिहेंसिव यानी कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स दैट कैन बी अर्नड इन डिफरेंट कंट्रीज, वाइस वर्सा। तो वही दिया देखो, लिमिटेड डीटीएस आर दोज विच आर लिमिटेड टू सर्टन टाइप्स ऑफ इनकम्स ओनली, लाइक मे बी इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम, सिर्फ 2-4 इनकम को लेकर बनेगा, या बिजनेस इनकम, तो उसको लिमिटेड कहेंगे। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल दिया है, तो उसमें सिर्फ शिपिंग एंड एयरक्राफ्ट प्रॉफिट्स को कवर किया है, बाकी कुछ नहीं है, तो उसको लिमिटेड कहेंगे। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, नीचे दिया है, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कवरिंग ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स, तो लिखा है those which cover almost all types of incomes covered by any model convention. Many a time a treaty also covers wealth tax, gift tax, surtax, etc. ये भी कभी कभी covered होते हैं। In the Indian context, Article 51 of the Indian Constitution has inter alia set out some directive principles which must be followed by the state, yani government, in the context of international agreements and relationships. It has been provided that the state shall endeavor to promote international peace and security. ये आर्टिकल 51 दिया है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को पावर दिया है टू एंटर इनटू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। तो कौन सी जगह पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बनाए जा सकते हैं वो यहाँ दिया है, सिंपल है, एक बार पढ़ के रखना है। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स होते हैं। देन मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस अमंग्स नेशंस, foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized people with one another, and encourage settlement of international disputes by arbitration. It is pertinent to note that entries 10 and 14 of list 1 of the 7th schedule जो power of parliament है list 1, उसके अंदर भी एंट्री नंबर 10 एंड 14 जो है ये पावर दे रही है पार्लियामेंट को टू मेक एग्रीमेंट्स, तो वो भी दिया है, टू लेजिस्लेट ट्रीटीज विद फॉरेन कंट्रीज। फर्दर दिस पावर ऑफ पार्लियामेंट हैज बीन डेलीगेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड सेक्शन 90 एंड 90A ऑफ द एक्ट जो अपन ने पढ़ा। एंड सेक्शन 90 सबसेक्शन 4 भी दिया है, प्रोवाइड्स दैट the non-resident to whom the DTA in section 91 applies shall be allowed to claim the relief under DTA if a tax residency certificate is produced। ये हमने देखा था, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट वो कंट्री से उनको लाके इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ता है। डिक्लेयरिंग हिज रेसिडेंस ऑफ द कंट्री आउटसाइड इंडिया और द स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया एज द केस मे बी, तो जस्ट रेफरेंसेस है। अब यहां से ये मेन टॉपिक शुरू होता है, रोल ऑफ वियना कन्वेंशन इन एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज। तो अभी तक जो देखा वो तो अपने पहले चैप्टर्स में भी देख चुके हैं, वो सब रिपीटेशन है, बार बार थ्योरेटिकल रिपीटेशन है। अब आते हैं मेन कि इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, इंटरप्रिटेशन के रूल्स क्या है। इस चैप्टर का मेन मकसद ये है। तो देखो, द इंटरनेशनल लॉ कमीशन इनिशिएटेड द वर्क on the Vienna Convention on Law of Treaties in the year 1949. 1949 में negotiations चालू हुए थे, which was completed in the year 1969. 20 साल बातचीत करने में लग गए। It came into force in the year 1980. 11 साल उसके बाद उसको फोर्स में लाने के लिए लग गए। Further, in April 2014, it was ratified by 114 countries. Since tax treaty is a part of international law, its interpretation should be based on certain set of principles and rules of interpretation. The Vienna Convention on Law of Treaties provides the basic rule of interpretation of any international agreement, including tax treaties. So the rules that we are going to see are not just for tax treaties, but for all types of agreements, चाहे वो business agreement हो, cultural agreements हो, bilateral इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट्स हो, बिजनेस एग्रीमेंट्स हो, कुछ भी हो, इवन टैक्स एग्रीमेंट्स, तो सबके लिए एप्लीकेबल है। Therefore, it would be worthy to understand some of the articles of Vienna Convention on Law of Treaties which are useful in understanding application and interpretation of tax treaties. तो अपन पूरा वियना कन्वेंशन नहीं पढ़ने वाले, जो टैक्स ट्रीटीज से रिलेटेड पॉइंट्स है सिर्फ उतना देखेंगे। अब देखो एक एक करके अपन देखते हैं। प्रिंसिपल्स आर एज अंडर। आर्टिकल 26 पहले दिया है,
pacta sunt servanda. I don't know how to pronounce it. You better do. ये लैटिन वर्ड्स है. I don't know. That was a joke, so you can do it. Every treaty in force is binding upon the parties and must be followed by them in good faith. It's a rule of good faith. कि आप उसमें तोड़ मड़ोड़ करके अपने बेनिफिट की बात मत करो. Good faith. You should interpret the words in good faith. सबसे पहला रूल है you apply the rule of good faith. Then second is non retroactive of treaties. यानी कि no retrospective effect. All treaties should have prospective effect unless it is clearly written in the agreement that will have a retrospective effect. अगर दोनों पार्टीज ने मिलकर एग्रीमेंट बनाया, उसमें खास लिखा है कि हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे, तो फिर ठीक है. अदरवाइज जो भी रूल्स बनते हैं, जो भी ट्रीटीज बनती है, दे विल ऑलवेज हैव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. तो जो उसके पहले हो चुका है ट्रांजैक्शंस, उसको ये ट्रीटी एप्लीकेबल नहीं रहेगी. राइट? तो वो एक रूल है, सिंपल रूल, कि अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द ट्रीटी इटसेल्फ. देखो, अगर ट्रीटी में हमने पहले से लिख के रखा है कि इसको हम रिट्रोस्पेक्टिवली लगाएंगे 5 साल पहले से, तो फिर ठीक है, लगेगा. लेकिन अगर ऐसा कोई इंटेंशन नजर नहीं आ रहा है, तो फिर उसको हमेशा प्रोस्पेक्टिव ही माना जाएगा. ठीक है? सो अनलेस a different intention appears from the treaty or is otherwise established, treaty provisions do not bind a party in relation to any act or fact which took place or any situation which ceased to exist before the date of entry into force of the treaty with respect to that party. तो अपना अगर एग्रीमेंट 22 जुलाई से हुआ है, तो 22 जुलाई के पहले अगर कोई काम हुआ था, कोई एक्ट हुआ था, कोई फैक्ट अराइज हुआ था, या कोई सिचुएशन पैदा हुआ था जो खत्म हो चुका है इस दिन के पहले, सीज टू एग्जिस्ट, तो ये ट्रीटी वो चीजों को कवर नहीं करेगी. इन अदर वर्ड्स, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, ट्रीटीज कैन नॉट हैव रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन. तो जिन लोगों ने टैक्स प्लानिंग वगैरह किया था, अभी बताऊंगा कि कुछ कुछ वर्ड्स आएंगे आगे, कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा मैं. तो जिन लोगों ने मान लो टैक्स प्लानिंग किया था ये ट्रीटी के पहले, और उन्होंने जो भी इधर से उधर इनकम को शिफ्ट करना ये वो किया था, और अब ट्रीटी आ गई, ट्रीटी में ये जो शिफ्टिंग ऑफ इनकम है उसको रोका है, तो जो पहले हो गया क्या उसको भी अपन ट्रीटी लगाएंगे और उसको भी टैक्स करेंगे क्या? नहीं, उसको नहीं करेंगे. ट्रीटी जिस दिन से फोर्स में आएंगी उसके बाद से करेंगे. उसके पहले के जो ट्रांजैक्शंस हो गए हैं उसको हम कवर नहीं करेंगे. फिर एक आर्टिकल है 29, टेरिटोरियल स्कोप ऑफ ट्रीटीज. अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, यहां भी ऐसे ही लिखा है, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द ट्रीटी और अदरवाइज एस्टैब्लिश्ड, अ ट्रीटी इज बाइंडिंग अपॉन ईच पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एंटायर टेरिटरी. एंटायर टेरिटरी, जैसे इंडिया है तो अपने बहुत सारे लॉज होते हैं ना इंडिया में, एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे लिखे. तो लोकल लॉज में तो रहता है, लेकिन अगर हमने कोई ट्रीटी एंटर किया विद अ फॉरेन कंट्री, तो क्या ये ट्रीटी में भी ऐसे ही होगा क्या कि जम्मू एंड कश्मीर एक्सक्लूडेड है, यानी वहां ये ट्रीटी नहीं लगेगी? नहीं. और अगर ऐसा करना है तो वो स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा. अगर हमने ट्रीटी के अंदर लिखा है कि दिस ट्रीटी विल बी एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया अदर देन जम्मू एंड कश्मीर, क्लियरली लिखा है, तो फिर ठीक है. लेकिन अगर ऐसा लिखा नहीं है, then it will be deemed to apply to the whole of India. तो देखो ये क्या देख रहे हैं अपन, ये इंटरप्रिटेशन के रूल्स देख रहे हैं. तो इंटरप्रिटेशन कब अराइज होता है? जब कोई चीज नहीं लिखी होती. अगर लिखा है तो इंटरप्रिटेशन काहे को करने का, लिखा है तो फिर तो क्लियर है ना. इंटरप्रिटेशन की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई चीज लिखी नहीं है, या लिखी है लेकिन वो उसका जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं है, तो अपने को इंटरप्रिटेशन करना पड़ रहा है. तो मान लो एग्रीमेंट हुआ है, अब बाद में सवाल आया कि यार ये कश्मीर को लगेगा क्या एग्रीमेंट? तो अगर कोई लिखा नहीं है, अगर इंटेंशन कुछ भी नहीं है, नथिंग इज मेंशन, देन इट विल अप्लाई टू कश्मीर ऑल्सो, इट विल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया एंड सिमिलरली होल ऑफ दैट फॉरेन कंट्री.
फिर उसके बाद आर्टिकल 31 आता है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms used, ठीक है, terms thereof, in the context and in the light of its object and purpose। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब कुछ इसमें कवर हो गया। जो आगे अपन इतना 2 घंटे और डिस्कशन करेंगे ना, सब इसके अंदर आ गया। गुड फेथ, इंटरप्रिटेड इन गुड फेथ, यानी आप कोई बेनिफिट निकालने के लिए, जैसे अपन बोलते हैं ना चालाकी करना, वैसे नहीं होना चाहिए। योर इंटरप्रिटेशन शुड बी इन गुड फेथ, चाहे अपने अगेंस्ट हो चाहे अपने फेवर में हो, लेकिन गुड फेथ में होना चाहिए। इन अकॉर्डेंस विद ऑर्डिनरी मीनिंग, तो जो टर्म को इंटरप्रेट करना है उसका ऑर्डिनरी सेंस में मीनिंग लेना है, नॉट इन सम स्पेशल सर्कमस्टांस और इन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट, ऐसा नहीं। जो उसका ऑर्डिनरी मीनिंग है, जो सबको समझता है, बाय अप्लाइंग द कस्टम्स, कि कस्टम्स में उसको कैसे अंडरस्टूड किया जाता है, कस्टमरी मीनिंग, तो ऑर्डिनरी मीनिंग उसको लगाना है। इन द कॉन्टेक्स्ट, अब देखो इन विच कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग इन विच कॉन्टेक्स्ट, in the context and in the light of object and purpose। इस ट्रीटी का ऑब्जेक्ट क्या है, उसका पर्पस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखो, और ये देखते हुए आप जो ऑर्डिनरी मीनिंग उसकी होगी वो लगाओ। यानी अगर अपना ऑब्जेक्ट टैक्स अवॉइडेंस को रोकना है तो अपन वो वर्ड को उस हिसाब से मीनिंग देंगे कि भैया मीनिंग ऐसा दो कि जिससे पर्पस फुलफिल हो, ऑब्जेक्ट फुलफिल हो, ट्रीटी का ऑब्जेक्ट फुलफिल होना चाहिए, उस हिसाब से आप इंटरप्रिटेशन करो। समझ में आ रहा है ना? कॉन्टेक्स्ट क्या देखना है कि जो ऑब्जेक्ट से ट्रीटी बनी थी वो फुलफिल होनी चाहिए। Then the context for the purpose of interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including its preamble and annexure। तो अब ये दूसरा पॉइंट, तो पहला पॉइंट है कि टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको गुड फेथ में समझने की कोशिश करो, ऑर्डिनरी मीनिंग लगाओ, किस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। ऑब्जेक्ट फुलफिल होना चाहिए, जो पर्पस के लिए ट्रीटी बनी है वो फॉलो होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, लगना चाहिए, तो उस एंगल से आप इंटरप्रेट करो, तो वो सिंपल। अब दूसरा पॉइंट है कि उन वर्ड्स को समझने के लिए, खास करके ऑब्जेक्ट और पर्पस को देखने के लिए, आप ट्रीटी के पीछे भी जा सकते हो। जो वर्ड्स लिखे हैं उसके अलावा भी क्या क्या चीजों को लोगे, तो देखो ट्रीटी में जो वर्ड्स लिखे हैं, वर्ड्स के अलावा क्या क्या चीजों को देखना है। तो नंबर 1, एनी एग्रीमेंट रिलेटिंग टू अ ट्रीटी which was made between all the parties in connection with the conclusion of the treaty। यानी ट्रीटी बनती है, फिर ट्रीटी को कैसे इफेक्ट देना, क्या करना है ट्रीटी के अंदर, तो उसके लिए फिर अलग अलग एग्रीमेंट्स बनते हैं। एग्रीमेंट्स बनते हैं टू गिव इफेक्ट टू ट्रीटीज, ट्रीटी को इफेक्ट में लाने के लिए फिर एग्रीमेंट्स बनते हैं अलग अलग। तो वो जो एग्रीमेंट्स बनते हैं उनको भी देखा जाएगा। एंड एनी इंस्ट्रूमेंट विच was made by one or more parties in connection with the conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related thereto। यानी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं, यानी वही डॉक्यूमेंटेशन कुछ हुआ है, और वो डॉक्यूमेंटेशन एक पार्टी ने बनाया लेकिन दोनों ने एग्री किया है, अदर पार्टी हैज आल्सो एग्रीड टू दैट डॉक्यूमेंट, तो फिर उस डॉक्यूमेंट में जो लिखा है उसको भी अपन मद्देनजर रख सकते हैं ट्रीटी के अलावा। देन फॉलोइंग शैल बी टेकन इनटू अकाउंट टुगेदर विद द कॉन्टेक्स्ट। अब ये बातों को भी कंसीडर करो बोलता है, कौन सी बातों को कंसीडर करो, एनी सब्सीक्वेंट एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रीटी और द एप्लीकेशन ऑफ इट्स प्रोविजंस। अब कई बार ऐसा हुआ होगा कि एक ट्रीटी तो बन गया, ट्रीटी बनने के बाद कुछ प्रॉब्लम आया, 3-4 साल बाद कुछ प्रॉब्लम अराइज हुआ तो दोनों लोगों ने फिर बातें की, बोथ द पार्टीज, दोनों स्टेट्स ने फिर से बातें की और फिर एक एग्रीमेंट बना है कि ये ट्रीटी में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उसको हम इस तरह से समझेंगे या इस तरह से उसको अप्लाई करेंगे। ऐसा एक अलग से एग्रीमेंट बना है दोनों के बीच में सब्सिक्वेंटली बाद में, तो वो जो एग्रीमेंट बना है उसको भी अपन मद्देनजर लेंगे। अगर बाद में ट्रीटी के वर्ड्स को लेकर डिस्प्यूट अराइज हो गया तो अपन बोलेंगे ना, अरे देखो हमने 3 साल बाद एक एग्रीमेंट बनाए थे ना, उसमें यही तो लिखा था कि ये वर्ड को कैसे अपन समझेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, आपने भी एग्री किया था, हमने भी एग्री किया, अब उसको फॉलो करो।
तो सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट। देन सब्सिक्वेंट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस देखो वर्ड्स में डिफरेंस है, एक एग्रीमेंट बना एक्चुअल राइटिंग में कि जो ट्रीटी के वर्ड्स है उसको कैसे इंटरप्रेट करना, दूसरा है प्रैक्टिस in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation। तो ये पहला पॉइंट क्या है कि एक्चुअल राइटिंग में बना है दोनों लोगों ने बैठ के, ये क्या है कि राइटिंग में कुछ भी नहीं बना लेकिन एक प्रैक्टिस चली, एक प्रैक्टिस फॉलो हुई, प्रैक्टिस यानी कस्टम, ये कस्टम लॉ में आता। तो हुआ ये कि एग्रीमेंट ओरिजिनल ट्रीटी तो बन गया, फिर उसके बाद कोई एक चीज में डाउट था लेकिन इंडिया वाले एक काम कर रहे थे, उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया एंड दे अप्लाइड इट एंड द फॉरेन कंट्री डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू इट। उन्होंने कहा ठीक है ऐसा कर रहे हैं ना, करने दो, चलो ठीक है ऐसा ही करते हैं। वो मान गए लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं बना, और फिर ये जो एक इंटरप्रिटेशन निकाल करके उसको एक कार्य किया गया, जो काम हुआ वो फिर कंटिन्यूअस चलते रहा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ऐसे चलते रहा। तो चलते रहा और सामने वाले ने ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया, तो अब ये क्या बन गया, कस्टम। अब ये कस्टम बन गया, अब इसको इंटरनेशनल लॉ में एक लॉ का दर्जा मिल गया, ये अब ऐसे ही फॉलो होगा। जैसे मैं कहता हूं ना हमेशा कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े में वाइफ जो बोलती है वही मानना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये कस्टम है। अच्छा कस्टम कैसे बना, क्योंकि शादी जब होती है तो शादी के बाद वाइफ ने कुछ कहा तो हस्बैंड हाँ बिल्कुल सही हो, तुम तो कितनी खूबसूरत हो, तुम तो जो कहती हो बस वही सही होता है। अब ये जो बोलते हैं ना बेकार की बातें, ये हस्बैंड करते हैं तारीफ करने के लिए। तो बेकार की तारीफ पहले करते हो, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी खूबसूरत हो, ये कितना अच्छा काजल है, ये कितना अच्छा मेकअप है, कितना अच्छा है, सब करते हो, बस फिर फंस गए। ये अब बन गया कस्टम। If something is followed over a period of time, it becomes custom. Now you cannot ignore it. अब वो जिंदगी भर मेकअप करेगी, तुम बाद में नहीं बोल सकते अरे थोबड़ा तो अब देखो आईने में क्या मेकअप लगाती हो, कोई मतलब नहीं है, नहीं बोल सकते क्योंकि शादी के बाद तो बड़ी तारीफें की थी। ऐसा है। और उल्टा उल्टा क्या होता है कि शादी के बाद वाइफ है ना तो हस्बैंड की कोई बात नहीं सुनती, वो पहले से ही हट कुछ भी बोलते हो तो कहते हाँ हाँ ठीक है तुम्हारा जो क्या है वही सही है। ये तुम मान रहे हो कि तुम बेकार बात कर रहे हो, मान लेते हो, झगड़ा नहीं करना ना, तो इसलिए मानते जाते हो, मानते जाते हो, मानते जाते हो, थोड़े टाइम के बाद मानना ही पड़ेगा बिकॉज इट हैज नाउ बिकम अ कस्टम। तो उसको कहते देखो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यानी जो चीज हकीकत में हुई, एक एप्लीकेशन ऐसा दिया गया, एक कंट्री ने दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, फिर दिया, एक्सेप्ट किया, दिया, एक्सेप्ट, ओवर द पीरियड अगर ये चलता रहा प्रैक्टिस तो देन इट बिकम्स पार्ट ऑफ लॉ, फिर वो आगे भी ऐसे ही इंटरप्रेट किया जाएगा। एंड एनी रेलेवेंट रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल टू रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, अगर कोई इंटरनेशनल लॉ भी एप्लीकेबल है तो वो भी लगेगा। देन अ स्पेशल मीनिंग शैल बी गिवन टू अ टर्म इफ इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट द पार्टी सो इंटेंडेड। तो नॉर्मली क्या बोला है, पहले पॉइंट में क्या बोला है, ऑर्डिनरी मीनिंग। देखो यहां पहले पॉइंट में ऑर्डिनरी मीनिंग लिखा है ना, यू हैव टू टेक ऑर्डिनरी मीनिंग, ये बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट में ऑर्डिनरी मीनिंग लेने को बोला है। लेकिन कभी कभी स्पेशल मीनिंग भी लिया जा सकता है अगर ये पार्टीज का इंटेंशन था, अगर प्रूव हो कि पार्टीज का इंटेंशन कुछ अलग था, टू गिव इट अ डिफरेंट मीनिंग, जो भी वर्ड के ऊपर इंटरप्रिटेशन चालू है, तो पार्टीज का इंटेंशन कुछ और था तो फिर वो लेंगे, स्पेशल मीनिंग लेंगे। सो इंटरेस्टिंग आर्टिकल। फिर अगले नंबर पे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 32 सप्लीमेंट्री मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ये तो प्राइमरी हो गए, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो लिखा हुआ है वो सब देखो, एग्रीमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो देखो। अब सप्लीमेंट्री यानी क्या, सप्लीमेंट्री यानी एडिशनल एविडेंसेस। तो उसमें क्या क्या लेंगे देखो, recourse may be had to supplementary means of interpretation including the preparatory work देखो of the treaty, ट्रीटी के बनाने के पहले क्या क्या प्रिपरेशन हुए थे, इस कंट्री ने उस कंट्री को लेटर लिखा होगा, फिर उन्होंने रिप्लाई दिया होगा, कुछ बातें हमारी मानी होगी, कुछ बातें नहीं बताई होंगी, फिर हमने उनको रिप्लाई दिया होगा, उनकी कुछ बातें मानते हुए और कुछ अपनी बातें कहते हुए, ऐसे पूरे
जो कम्युनिकेशंस हुए होंगे, फिर जो निगोशिएशंस हुए होंगे, फिर जो बातें हुई होंगी, फिर कुछ फॉर्मूलाज बने होंगे, कुछ डिसीजंस लिए गए होंगे, फिर ट्रीटी बनी। तो ये सब जो है पहले का काम, उसको कहते हैं प्रिपरेटरी वर्क। जैसे आपके ऑडिट रिपोर्ट में अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो गया इंटरप्रिटेशन का, तो अपन कहां जाएंगे? जो आपके ऑडिट पेपर्स है ना, रिपोर्ट के पहले जो अपन ऑडिट के एक्चुअल जाकर के आर्टिकल्स ने, उनके जो नोटिंग्स होंगे, जो वर्किंग पेपर्स है, तो वर्किंग पेपर्स बिकम इंपॉर्टेंट फॉर इंटरप्रिटेशन। तो ऐसे ही प्रिपरेटरी वर्क ऑफ द ट्रीटी एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ इट्स कंक्लूजन। किन सर्कमस्टांसेस में ये बातें हो रही थी, ये भी देखा जाएगा। In order to confirm the meaning resulting from application of Article 31, जो अपन ऊपर देखा, तो आर्टिकल 31 के अंदर ही 32 को भी यूज करेंगे। और टू डिटरमाइन द मीनिंग when the interpretation according to 31 leaves the meaning ambiguous or obscure। 31 में तो बोलते हैं एग्रीमेंट को देखो, लेकिन एग्रीमेंट का ऑर्डिनरी मीनिंग जब हमने निकाला तो वो ऑब्सक्योर यानी कि या तो एम्बिगुअस यानी कुछ क्लियर नहीं हो रहा, मीनिंग इज नॉट क्लियर। ये ऑब्सक्योर यानी एकदम अनथिंकेबल, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकल रहा, ऑब्सक्योर है, वेग वर्ड यूज कर सकते हैं आप। और लीड्स टू अ रिजल्ट विच इज मैनिफेस्टली एब्सर्ड और अनरीजनेबल। यानी लिटरल इंटरप्रिटेशन जो ट्रीटी को पढ़ के जो ऑर्डिनरी मीनिंग से अराइज हुआ वो एब्सोल्युटली एब्सर्ड है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे एग्रीमेंट में कुछ वर्डिंग्स ऐसे लिखे हैं कि जिसका मतलब ऐसे निकल रहा है कि ये इस पे आपको ना तो इनकम टैक्स ये कंट्री में पे करना है, ना वो इनकम टैक्स उस कंट्री में पे करना है, लेकिन ऐसा इंटेंशन कभी था ही नहीं बनाने वालों का। सो दिस इज एब्सर्ड रिजल्ट। ऐसा कैसे हो सकता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दोनों जगह ना पे करो, ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई, एक जगह मत करो, डबल को अवॉइड करना है, टोटल टैक्सेशन को अवॉइड करने का एग्रीमेंट थोड़ी ना है। बट द वर्डिंग्स हैव बिकम इन सच अ वे दैट इट इज गिविंग यू दैट रिजल्ट। तो उसको कभी एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं, फिर उसको हटा देंगे और फिर कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे कि एग्रीमेंट के पीछे क्या क्या प्रिपरेटरी वर्क हुआ था, उसको देख करके फिर अपन सही मीनिंग निकालेंगे। फिर आता है 33, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटीज ऑथेंटिकेटेड इन 2 और मोर लैंग्वेजेस। 2 या ज्यादा लैंग्वेजेस में अगर बनी है कोई ट्रीटी, जैसे इंडो चाइना एग्रीमेंट हुआ, तो हिंदी में भी बना, इंग्लिश में भी लिखा गया और चाइनीज लैंग्वेज में भी लिखा गया। अब आ गया प्रॉब्लम क्यों आता है? हिंदी इंग्लिश में बना, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, उधर चाइनीज में ट्रांसलेट किया। ये जो लैंग्वेजेस जब चेंज करते हैं ना, तो मतलब कभी कभी बहुत अलग आ जाता है। उसकी मीनिंग बदल जाती है। जैसे अपन हिंदी या उर्दू में कहते हैं ना हम, तो हम इज सच ए ब्यूटीफुल वर्ड जो हमारी हिंदुस्तानी भाषाओं में है कि हम यानी कहना तो मैं ही चाहता हूं, लेकिन हम कहते हैं। जब मैं कहता हूं हम कहते हैं, यानी फारूक हकी कह रहा है, तो मैं कहूंगा मैं कहता हूं। तो मैं भी एक वर्ड है, लेकिन अपन उसको हम यूज करते हैं ना, सो दैट गिव्स अ वेरी डीप मीनिंग। लेकिन इंग्लिश में ऐसा है क्या? इंग्लिश में अगर आई बोलोगे ना आप बोल रहे हो, वी बोल दिया है ना 2 लोग बोल रहे, तो वहां वी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे यहां हम का एक कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तानी भाषा में, तो वो इंग्लिश में नहीं है। तो ये तो एक एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, फिर आप बोर हो जाओगे तो जान दो। सो द पॉइंट समझ में आ रहा है ना कि जब लैंग्वेजेस चेंज होती है और ट्रांसलेशंस होते हैं, तो उसमें कई बार मीनिंग बदल जाती है, मतलब चेंज हो जाता है। तो अब क्या करें? तो देखो, when a treaty has been authenticated in 2 or more languages, the text is equally authoritative in each language। हर लैंग्वेज के टेक्स्ट को फॉलो करना है, क्योंकि ऑथेंटिकेट हुआ है, दोनों पार्टीज ने साइन तो किया है। Unless the treaty provides or the parties agree that in case of divergence a particular text shall prevail।
यानी नॉर्मली ऐसा हम लिखते ही है एग्रीमेंट में कि अगर इंग्लिश और हिंदी में जैसे बना और उसमें हम लिख देते हैं कि इफ देयर इज एनी डाइवर्जेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, अगर मतलब अलग अलग निकल रहा है कोई वर्ड का दोनों लैंग्वेज के अंदर, तो अपन इंग्लिश को प्रीफर करेंगे। तो अगर ऐसा लिखा है तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज एग्रीमेंट विल ओवर रूल द हिंदी लैंग्वेज एग्रीमेंट। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा है और दोनों ऑथेंटिकेटेड है, दोनों में दोनों कंट्रीज के सिग्नेचर्स है ऑफिशियल्स के, तो फिर दोनों को लिया जाएगा और फिर हम निकालेंगे कि कौन सा सही कौन सा गलत, लेकिन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द वर्जन ऑफ द ट्रीटी in a language other than the one of those in which the text was authenticated shall be considered an authentic text only if the treaty so provides or the parties so agree। तो वो भी एक ऑथेंटिक कब मानेंगे, जब ट्रीटी में लिखा गया हो कि हम दोनों को एग्री कर रहे हैं। Then the terms of the treaty are presumed to have the same meaning in each authentic text। ऐसा लॉ तो प्रिज्यूम कर रहा है कि दोनों का मतलब एक ही है, यानी हाउ कैन यू हैव टू मीनिंग्स, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अगर एग्रीमेंट एक है, सिर्फ लैंग्वेजेस दो है लेकिन एग्रीमेंट तो एक ही है, तो दोनों का अलग अलग मीनिंग कैसे हो सकता है? क्या कभी कोई ऐसा इंटेंशन कर सकता है पार्टीज कि इसका मतलब अलग और इसका मतलब अलग? नहीं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लॉ प्रिज्यूम कर रहा है कि दोनों में मतलब तो एक ही है, दे कैनॉट हैव टू मीनिंग्स, मतलब तो एक ही है, मीनिंग तो एक ही होना चाहिए। अब या तो ये सही या वो सही, कोई भी एक सही निकालेंगे फिर अपन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन लगा करके, लेकिन अल्टीमेटली मीनिंग एक ही लिया जाएगा। Then except where the particular text prevails in accordance with paragraph 1, when a comparison of the authentic text discloses a difference in meaning which the application of article 31 and 32 does not remove। normally तो 31 32 में रिमूव हो जाएगा जब आप उसका कॉन्टेक्स्ट देख लोगे, प्रिपरेटरी वर्क देख लोगे, सब देख लोगे, तो ऑब्वियसली यू विल अंडरस्टैंड कि ये हिंदी वाला सही है इंग्लिश वाला गलत, या इंग्लिश वाला सही आ रहा है हिंदी वाला गलत आ रहा है। ये अपन नतीजे पे पहुंच जाएंगे। लेकिन मान लो कि अगर नहीं पहुंचे तो फिर क्या करोगे? द मीनिंग विच बेस्ट रिकंसाइल्स द टेक्स्ट्स having regard to the object and purpose of the treaty shall be adopted। यानी एक मीनिंग ये आ रहा है, एक मीनिंग ये आ रहा है, तो अपने को ऐसा कोई मीनिंग निकालना है जो रिकंसाइल करे दोनों को, एक बीच का रास्ता, इन सिंपल वर्ड्स एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें दोनों को हम रिकंसाइल कर सके, इसका और उसका लेकर के एक कॉमन पोजीशन बना सके कि ये इंटेंशन करेक्ट आ रहा है, तो फिर वो लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसकी भी बात जो सही है मान लो, इसकी भी सही बात है मान लो, और उसको मिक्स करके एक कॉम्पोजिट व्यू डेवलप करो। फिर आगे चलते 34, जनरल रूल रिगार्डिंग थर्ड स्टेट्स। इंडो रशिया एग्रीमेंट है, तो इसमें यूएस वाले बीच में कूदे, बोले हमको ये एग्रीमेंट का बेनिफिट लेना है, तो ले सकते क्या? नहीं, हरगिज नहीं। तो वो लिखा है A treaty does not create any obligations or rights for a third state without its consent। Very simple। कबाब में हड्डी कोई नहीं बन सकता। Then validity and continuance in force of treaties। The validity of a treaty or its or of the consent, the validity or consent of a state to be bound by treaty may be impeached ओनली थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द कन्वेंशन। देखो वैलिडिटी या कंसेंट जो है उसको इंपीच करना है, विड्रॉ करना। मैं कहूंगा इंडिया कहेगा जैसे भी ट्रम्प कर रहा है ना, उधर बहुत सारे एग्रीमेंट्स में से विड्रॉ कर लिया, वो कौन सा ग्रीन एग्रीमेंट जो था उसे विड्रॉ कर लिया कि नहीं यूएस फॉलो नहीं करेगा, एमिशन नॉर्म्स के ऊपर जो एग्रीमेंट था पेरिस प्रोटोकॉल उसे विड्रॉ कर लिया, तो ये तो वो कैसे कर सकते हैं? क्या एक कंट्री अपने आप से विड्रॉ कर सकता है एग्रीमेंट्स? भैया एग्रीमेंट है, कोई तुम्हारे उस पर थोड़ी डिपेंडेंट है, जब चाहो निकल जाओ, नहीं निकल सकते ना। तो उसके बारे में कहता है कि जो वैलिडिटी है या कंसेंट है उसको इम्पीच कैसे कर सकते हैं। इम्पीच है ना बाहर निकलना, एग्रीमेंट को तोड़ना, तुम्हारे ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस को विड्रॉ कर लेना, वो कब हो सकता है? तो वहां लिखा है थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द कन्वेंशन इटसेल्फ। फिर आगे देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ अ ट्रीटी, इट्स डिनंसिएशन, रिनंसिएशन भी कहते हैं, टर्मिनेशन या डिनंसिएशन, और विड्रॉवल
of a party may take place only as a result of the application of the provisions of the treaty or convention. The same rule applies to suspension of the operation of a treaty. तो निकल जाना या फिर सस्पेंड करना, दोनों में सेम चीज है कि जो ट्रीटी में पैरामीटर्स दिए होंगे, निकलने के रास्ते दिए होंगे, उसी से आप निकल सकते हो, वरना नहीं। लेकिन फिर आर्टिकल 60 कहता है कि आप टर्मिनेशन कब और कैसे कर सकते हो। तो एक तो वो दिया है कि जो तरीका दिया होगा एग्रीमेंट के अंदर ही या कन्वेंशन के अंदर, उसको फॉलो करके आप निकलो। या फिर देखो, तो कुछ कुछ जगह दिया रहता है, जैसे ब्रेक्सिट इज द प्राइमरी एग्जांपल। ठीक है, वो टैक्स कन्वेंशन नहीं था, लेकिन ईयू का जो फॉर्मेशन हुआ था, तो उसमें ईयू के रेगुलेशन जो कन्वेंशन बना, उसी के अंदर राइट दिया है कि कोई भी कंट्री अगर निकलना चाहे तो किस तरह से निकल सकती है फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। तो उस तरह से फिर ब्रेक्सिट, यानी जो लंदन है, जो ब्रिटेन है, वो बाहर निकला और अभी प्रोसेस चालू है। तो वो देखो, तो वो एक तरीका तो एग्रीमेंट के अंदर ही दिया रहता है। उसके अलावा एक ये है आर्टिकल 60, तो क्या कहता है, अ मटेरियल ब्रीच। तो ये ब्रीच है, एक पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे तो दूसरे पार्टी को रिनंसिएशन का राइट मिलता ना, रेपुडिएशन का राइट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था अपन ने, सीपीटी में, अगर याद होगा आप लोगों को, है ना। तो वो लिखा है, पहला पॉइंट देखो, अ मटेरियल ब्रीच of a bilateral treaty by one of the parties entitles the other to invoke the breach as a ground for terminating the treaty or suspending its operation in whole or in part. एक ने ब्रीच किया तो दूसरा फिर ये ग्राउंड को लेकर के इन्वोक, यानी इस पे भरोसा करके, इस पे विश्वास, यानी इसको यूज करके टर्मिनेट कर सकता है दूसरा पार्टी, या सस्पेंड भी कर सकता है। अब मटेरियल ब्रीच क्या होगा, तो नीचे दिया है, मटेरियल ब्रीच ऑफ अ मल्टीलैटरल ट्रीटी बाय वन ऑफ द पार्टीज। मल्टीलैटरल ट्रीटी अगर है, दो चार कंट्रीज के बीच में है, बायलैटरल यानी दो लोग, तो एक ब्रीच करेगा तो दूसरे को राइट मिल जाता है टू टर्मिनेट। और अगर मटेरियल है, मल्टीलैटरल है, मल्टीलैटरल यानी दो चार कंट्रीज के बीच में अगर एग्रीमेंट है, तो टैक्स एग्रीमेंट्स में नहीं आता ये, लेकिन बाकी जैसे ब्रेक्सिट, यूरोपियन यूनियन इज द यूनियन ऑफ सो मेनी यूरोपियन कंट्रीज, आई डोंट नो हाउ मेनी, बट देयर आर मोर देन वन, आई थिंक 29 कंट्रीज कुछ तो भी है, जहां तक मुझे पक्का याद नहीं है, बता देता हूं, लेकिन ऐसा है 29 कंट्रीज कुछ तो भी है। तो उसमें से एक को बाहर निकलना है, तो फिर कैसे, देखो तो वहां लिखा है बाय वन ऑफ द पार्टीज। तो वहां अगर एक पार्टी ने ब्रीच किया तो फिर दूसरे जो पार्टीज है उनको क्या राइट मिलता है, देखो, सो मटेरियल ब्रीच ऑफ अ मल्टीलैटरल ट्रीटी बाय वन ऑफ द पार्टीज एंटाइटल्स द अदर पार्टीज बाय यूनानिमस एग्रीमेंट to suspend the operation of the treaty in whole or in part, or to terminate it, either in the relations amongst themselves and the defaulting state, or as between all the parties. तो क्या है कि 15 लोगों का अगर एग्रीमेंट, उसमें से एक ब्रीच कर रहा है, तो पहला पॉइंट कहता है कि बाकी जो 14 लोग हैं, बाकी जो 14 लोग हैं वो यूनानिमसली डिसाइड कर सकते हैं, कि एग्रीमेंट बना सकते हैं कि हम और ये टर्मिनेट कर देते हैं, यानी हम 14 लोग कंटिन्यू करेंगे और एक को टर्मिनेट कर देंगे, इसके साथ हमारे रिलेशन खत्म, बाकी हम 14 लोग कंटिन्यू रहेंगे आपस में, या फिर पूरा ही खत्म कर देते हैं, ब्रीच बाय वन यानी पूरा ही खत्म कर दो, डिसॉल्व द होल एग्रीमेंट। सेकेंडली, अ पार्टी स्पेशली अफेक्टेड बाय द ब्रीच to invoke it on the ground for suspending the operations of the treaty in whole or in part in relations between itself and the defaulting state. अब मान लो कि 15 में से एक ने ब्रीच किया, अब जो एक ने ब्रीच किया उससे बाकी 13 लोग अफेक्ट नहीं हो रहे, एक आदमी अफेक्ट हो रहा है, वन पर्सन इज गेटिंग अफेक्टेड, वन ऑफ द स्टेट इज गेटिंग अफेक्टेड। तो वो जो स्टेट है वो फिर उस कंट्री कि अगेंस्ट जो उसके ऑब्लिगेशंस होंगे उसको टर्मिनेट कर देगा या सस्पेंड कर सकता है।
या फिर तीसरा पॉइंट है कि एनी पार्टी अदर देन द डिफॉल्टिंग स्टेट to invoke the breach as a ground for suspending the operation of the treaty in whole or in part with respect to itself if the treaty is of such a character that a material breach of its provisions by one party radically changes the position of every other party with respect to further performance of its obligations under the treaty. तो अब ये क्या है कि जो पार्टी अफेक्ट नहीं हो रही है लेकिन वो भी कैंसिल कर सकती है, वो भी टर्मिनेट कर सकती है एग्रीमेंट, अगर ब्रीच जो है वो इस नेचर का हो कि जिससे सभी के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं. रेडिकल चेंजेस द पोजीशन, इफ इट रेडिकली चेंजेस द पोजीशन ऑफ एवरी पार्टी, यानी ब्रीच तो ए ने बी के साथ किया, सब मेंबर्स थे, ए से जेड इतने सारे लोग मेंबर्स हैं, ए ने बी से ब्रीच किया, लेकिन अगर इससे ऐसा हो कि बाकी सबके भी जो राइट्स है वो अफेक्ट हो, तो फिर कोई भी पार्टी टर्मिनेट कर सकता है. और अगर ए और बी में ये हुआ ब्रीच लेकिन सिर्फ बी अफेक्ट हो रहा है बाकी को अफेक्ट नहीं हो रहा, तो भी बाकी कोई टर्मिनेट नहीं करेगा, सिर्फ बी कर सकता है इन रिलेशन टू ए. ऐसे 3 पॉइंट है. फिर उसके बाद है कि मटीरियल ब्रीच ऑफ अ ट्रीटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल कंसिस्ट इन, तो ब्रीच किसको मानते देखो, कंसिस्ट इन a repudiation of the treaty not sanctioned by the convention, repudiation of the treaty not sanctioned by the convention, or the violation of a provision essential to the accomplishment of the object or purpose of the treaty. Simple. जो ऑब्जेक्ट है वो फेल हो रहा है. And the foregoing paragraphs are without prejudice to any provision in the treaty applicable to the event of breach. Obviously ये जो पैराग्राफ्स है दे आर विदाउट प्रेजुडिस, यानी दे आर इन एडिशन टू व्हाट इज गिवन इन द ट्रीटी इटसेल्फ. नॉर्मली जो ट्रीटी बनती है खास करके बायलैटरल मल्टीलैटरल, तो उसमें अपन ब्रीच वाला भी पॉइंट डालते हैं कि अगर एक पार्टी ब्रीच करेगा तो दूसरे पार्टी को क्या राइट्स मिलेंगे. तो ये जो राइट्स है ऑफ द अदर पार्टी ये लिखा रहता है ट्रीटी के अंदर, तो वो राइट्स तो रहेंगे आपके पास, उसके अलावा ये राइट्स भी रहेंगे. फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. ये अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था, याद है सीपीटी. सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी यानी कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाना जिससे एग्रीमेंट में जो हमारे ऑब्लिगेशंस है वो परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए. तो देखो उसमें क्या होगा. अ पार्टी में इन्वोक द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी एज अ ग्राउंड for terminating or withdrawing from it if the impossibility results from the permanent, not temporary, permanent disappearance or destruction of an object indispensable for the execution of the treaty. कहने का मतलब कि एक ट्रीटी हुआ, एक ट्रीटी में ऐसा हुआ कि कोई भी बायलैटरल ट्रीटी है, ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे होते हैं वहां खास करके अप्लाई होता है ट्रेड एग्रीमेंट्स, कि हम आपको कोई गुड्स सप्लाई करेंगे. एग्रीमेंट हुआ, आवर कंट्री विल सप्लाई सर्टेन गुड्स टू योर कंट्री एट सम कंसेशनल प्राइस एंड व्हाटएवर, एंड यू विल सप्लाई सम गुड्स टू अस एट अ कंसेशनल प्राइस एंड व्हाटएवर. एग्रीमेंट हुआ, ट्रेड एग्रीमेंट. लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो मटेरियल हम सप्लाई करने वाले थे उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, या तो लोकल लॉज ने या इंटरनेशनल लॉज ने उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया. अब इलीगल डिक्लेयर हो गया, जैसे कोई हम सीड्स सप्लाई कर रहे थे, बाद में इंटरनेशनल लॉ में उसको वो सीड्स जो है जिस प्लांट की सीड्स है उसको नार्कोटिक ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस एक्ट में डाल दिया, तो अब उसको सप्लाई हम कर नहीं सकते, इलीगल हो गया है, इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से इलीगल हो गया. तो ये जो एग्रीमेंट हमारे बीच में बना था कि हम आपको सप्लाई करेंगे, अब कैसे करेंगे बताओ, इलीगल हो डिक्लेयर हो गया है, तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो गई है. तो अब ये एग्रीमेंट को हम टर्मिनेट कर सकते हैं. Now, if the impossibility is temporary, it may be invoked only as a ground for suspending the operations. अगर टेम्पररी नेचर का है तो फिर अपन सस्पेंड करेंगे, परमानेंट है तो टर्मिनेट करेंगे. वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है.
An impossibility of performance may not be invoked by a party as a ground for terminating or withdrawing from or suspending the operations of a treaty if the impossibility is the result of a breach by that party either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party thereto. अगर ये हमारे ब्रीच की वजह से इम्पॉसिबिलिटी अराइज हुई है तो हम टर्मिनेट नहीं कर सकते. सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी शुड नॉट बी बाय विलफुल एक्ट ऑफ द पार्टी. ये बात याद रखो, ये पढ़े थे हमने सीपीटी में भी. विलफुल एक्ट से अगर इम्पॉसिबिलिटी अराइज हुई है तो नहीं चलता. हाँ, तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा करना ही पड़ेगा. देन फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, आर्टिकल 62. अब ये सिंपल है, उतना खास नहीं है. अ फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांस यानी जो ओरिजिनल सर्कमस्टांस है जिसके बेसिस पे एग्रीमेंट बना, ठीक है, अब वो सर्कमस्टांस बदल गए. सर्कमस्टांस बदल गए तो अब क्या होगा, तुम्हारा लिखा है अ फंडामेंटल चेंज. फंडामेंटल चेंज समझ में आ रहा है ना, भारी चेंज, मटेरियल चेंज in the circumstance which has occurred with regard to those existing at the time of the conclusion of a treaty and which was not foreseen by the parties may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from the treaty. यानी आप उसको यूज करके टर्मिनेट नहीं कर सकते unless the existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to be bound by the treaty. And the effect of the change is radically to transform the extent of obligations still to be performed under the treaty. Very important point. एक तो ये कि वो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ही हमने एग्रीमेंट बनाया था. इट वॉज एन इसेंशियल पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट का इसेंशियल नेचर है वो, उसके बेसिस पे ही कॉन्ट्रैक्ट बना था. वो चीज ही को मद्देनजर रखते हुए तो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया. और अगर उसको हटा दे तो जो रिमेनिंग ऑब्लिगेशंस है वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे. रेडिकली ट्रांसफॉर्म कर देगा अबाउट द ऑब्लिगेशन विच रिमेन्स टू बी परफॉर्म. तो फिर अपन कैंसिल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते. अब देखो, इसके एंगल से तो एग्जाम्पल बनाएंगे तो बहुत समझ में नहीं आएगा, याद भी नहीं रहेगा. एक अलग एग्जाम्पल देता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग. कि आपको एक रिश्ता आया. अब रिश्ता आया तो हम दो चीज देखते हैं. एक अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूं, नॉट लव मैरिज. लव मैरिज में आप लड़के या लड़की को देखते हैं, खानदान को नहीं देखते. लेकिन अरेंज मैरिज में लड़का लड़की जो है उसको भी देखा जाता है और जो खानदान को वो बिलोंग करते उसको भी देखा जाता है ना. तो अब जो लड़की का रिश्ता आया उसको लेकर के आपके घर कौन आया, अमिताभ बच्चन. अमिताभ बच्चन खुद आपके घर आए और कहा कि हमारी बेटी है, उसकी शादी हम आपके बेटे के साथ करना चाहते हैं. तो आपने भी कहा अमिताभ बच्चन के खानदान में हमारी शादी होने वाली है, तो हाँ बोल दिया. तो एग्रीमेंट हो गया. एग्रीमेंट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि अमिताभ बच्चन लड़की का बाप है, ठीक है. लेकिन अब देखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको कोई गलत नजरिए से ना देखे. शादी हो गई, सब हो गया. 2 साल के बाद क्या हुआ कि एक रिपोर्ट आई कि जो लड़की है, जो अभी आपकी वाइफ है, वो अमिताभ बच्चन की बेटी नहीं है. आजकल वो होता है ना डीएनए टेस्ट एंड व्हाट नॉट. तो वो हुआ और पता चला कि ये लड़की तो किसी और की है, अमिताभ बच्चन की नहीं है. अब ये फैक्ट जब नजर आया, देखो, फंडामेंटल चेंज हैज टेकन प्लेस इन द सर्कमस्टांसेस इन विच द एग्रीमेंट वाज मेड. पूरा सर्कमस्टांस ही बदल गया. अब पता चला कि ये तो कोई ऐसे वैसे कोई ऐरे गैरे कोई पर्सन की बेटी थी. रेडिकल चेंज आ गया है. और जो रिमेनिंग ऑब्लिगेशंस है, जो अमिताभ बच्चन ने वादा किया था कि मैं इतना इतना पैसा आपको दूंगा, शादी कर लो, और उसमें से आधा दिया था, आधा नहीं दिया था. अब अमिताभ बच्चन थे तो आपको यकीन था कि दे देंगे, लेकिन अब वो जो पर्सन निकला है पिताश्री, वो तो देने के लायक नहीं है. सो देयर इज अ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस.
तो आप एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हो। बस ये समझाने के लिए था, अब इसको भूल जाना। बहुत ही खराब एग्जाम्पल था, मैं मानता हूं, ठीक है। इमीडिएटली सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बाकी ओके। नेक्स्ट पॉइंट, वरना अच्छे दोस्त है मेरे अमिताभ बच्चन, नहीं जो आप जाके बताएंगे वो मेरे से नाराज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अ फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांस may not be invoked again. Fundamental change of circumstance may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from a treaty if the treaty establishes a boundary, or if the fundamental change is the result of a breach by a party invoking it, either of an obligation under the treaty or of other international obligation owed to any other party. ये भी वही है कि तुम्हारी वजह से अगर ये फंडामेंटल चेंज आया है, तुम्हारे गलती की वजह से आया, तो तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। एंड इफ अंडर द फोरगोइंग पैराग्राफ्स द पार्टी मे इन्वोक a fundamental change of circumstance as a ground for terminating or withdrawing from treaty, it may also invoke the change as a ground for suspending its operations. Terminate, withdraw कर सकते हो तो suspend भी कर सकते हो, simple. और फिर है 64, emergence of new peremptory norm of general international law. तो सबसे पहले एक काम करो कि इसको गूगल करो, पेरेम्पटोरी का मतलब क्या होता है। नया ही वर्ड आ गया, आप बोलेंगे स्पेलिंग मिस्टेक है क्या इसमें? नो नो नो, इट इज नॉट अ स्पेलिंग मिस्टेक, ऐसे ही है। पेरेम्पटरी नॉर्म, इसका लैटिन वर्ड है यूकोजेंस, यूकोजेंस, JUSCOGENS। आया समझ में कुछ? और कॉम्प्लिकेट हो गया। और लिखो कंपेलिंग लॉ, कंपेलिंग लॉ। अब देखो समझाता हूं, बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल। तुमने और नॉर्थ कोरिया ने, तुम यानी इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया ने एक एग्रीमेंट बनाया, बायलैटरल एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट्स होते, यहां तो अपन खैर टैक्स एग्रीमेंट पढ़े, लेकिन ये तो रूल सबके लिए है ना, तो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। अब क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया ने बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह किया, यानी न्यूक्लियर टेस्टिंग, और यूनाइटेड नेशंस ने ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया। ट्रेड एम्बार्गो मालूम है ना, यूनाइटेड नेशंस वो रेजोल्यूशन पास करके एक वो लगा देता है कि कोई भी कंट्री नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रेड नहीं करेगी। लेकिन हमारा तो यार बायलैटरल एग्रीमेंट है, हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट में तो ट्रेड करना है ऐसा लिखा है। अब यूनाइटेड नेशंस ने, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक लॉ पास कर दिया, रेजोल्यूशन पास कर दिया कि कोई भी कंट्री इससे ट्रेड ना करे, सैंक्शंस लगा दिए। तो क्या अपन अपने बायलैटरल एग्रीमेंट में ट्रेड करते रहेंगे अभी भी, और इट विल बी ओवर रिडन बाय दैट कंपेलिंग लॉ। तो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन क्या बन गया? कंपेलिंग लॉ। कंपेलिंग यानी इट कंपेल्स अस टू override our bilateral agreement। तो वो है ये आर्टिकल 64, क्या कहता है? If a new preemptory norm of general international law emerges, so UN law is an international law, United Nations resolutions becomes international law, emerges, any existing treaty which is in conflict with that norm becomes void and stands terminated। सिंपल। तो हमारा एग्रीमेंट था, लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल लॉ बना बाद में जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीमेंट है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गया, इंटरनेशनल लॉ और अपना जो एग्रीमेंट है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गया, तो अपना एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से ये इतने सारे कन्वेंशंस के जो आर्टिकल्स है वो अपन ने देखे, वियना कन्वेंशन के। अब यहां लेंगे अपन ब्रेक और आगे की बातें नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।